हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के समक्ष खड़ी कर दी है। कारण क्या है? इंसानों का ना समझ होना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग जो हो रही है बहुत ही खतरनाक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा हम समस्या है जो कोई एक देश मिल के इसको सोल्यूशन नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे विश्व को साथ में आना पड़ेगा और सारे विश्व मिल के जो है इसकी समस्याओं का सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट है सबसे अधिक हमारे घर में ही पड़ते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हमारे घर में ही होते हैं। आप पूछिएगा कि ऐसा कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम कॉजिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैस के कारण। आप सोचिएगा ये CFC गैस होता क्या है? तो मैं बता दूं, CFC गैस वो गैस है जो आपके जो है पानी पीते हो तो आपको मन को तृप्त कर देता है। जब आप घर में बैठते हो तो आपको ठंडक देता है। यानी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ आपका फ्रीज AC की, क्योंकि फ्रीज AC जितने भी कूलिंग करने वाले मटेरियल्स होते हैं सब में जो है CFC भरे जाते हैं। और आपको कितना आनंद आता है गर्मियों में जब ठंड में आप जाते हो तो। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उन गैसों में CFC के कारण ऐसा होता है, और इसके कारण आपके भी शरीर पे इफेक्ट धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा तो कारण ये होता है AC में रहने से कि आपका जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैंने कहा ना कि आप लोग स्वयं ही घर में यूज़ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जब फ्लोरोकार्बन की खोज हुई, जब साइंटिस्टों ने इसको ठंडक करने वाले यंत्र के रूप में देखा तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब इसका डिसएडवांटेज को इन्होंने एनालाइज किया तो इनका भी शब्द उसी तरह था जैसे आइंस्टाइन का था जब उसने परमाणु बम बना दिया था। वो भी अफसोस मनाया कि मैंने ये न जाने क्या खोज कर दी। और यहाँ पर CFC कार्बन बनाने वाले साइंटिस्टों ने भी अफसोस जताया कि हमने प्रकृति को फिर से एक जो है नए दर्दनाक घटना की तरफ अग्रसर कर दिया जो धीरे धीरे लोगों को खोखला करता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब इसका इस्तेमाल होने लगा तो बड़े बड़े लोग जो इसके आदी हो गए, फिर इसको जो है हमारे देश से पूरे विश्व से हटाया नहीं जा सका, और आज इसके कारण जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए तो वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन गैस की एक पतली सी परत है। वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन की परत होती है। ये आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये परत आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर ये परत न हो तो सूरज से आने वाले हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण जो है आप तक सीधा पहुँचेगा और आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो देखा जाए जिससे सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी जब सूरज की रोशनी इन ओजोन लेयरों गैसों में आती है तो उससे जो है हम हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणें जो होती छन जाती है, और तब पृथ्वी पर हम तक पहुंचती है तो हमें नुकसान नहीं पहुंचती है। और ये सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणें से हमें बचा लेती है, क्योंकि पर्यावरणीय विकिरणें जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है। और आजकल हम जो है एक्सरे में यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कहीं भी एक्सरे होता है तो वहाँ लिखा होता है कि बच्चे और गर्भवती को आना यहाँ पर सख्त मना है, क्योंकि हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण इतने काफ़ी
हार्मफुल होते हैं, काफ़ी ये खतरनाक होते हैं। जब कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है जब ऑटोक्लेव करता है या अपनी मीडिया बनाता है तो कुछ समय के लिए जो है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण को ऑन कर देता है। इससे जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं ख़त्म हो जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात होता है। और इस गैस की परत में छेद हो गया, देखिए जो ओजोन गैस की एक लेयर थी उसमें छेद हो गया है और छेद होने का मतलब है एक नया मुसीबत, जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कुछ ही दिनों में जो पृथ्वी का तापमान जो है कितने अधिक मात्रा में वृद्धि किया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का सतह बढ़ता ही चला जा रहा है। ग्लेशियर कहते तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर का बर्फ पिघलेगा ही पिघलेगा, तो जनरल सी बात है, और समुद्र के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आए दिन आपको जो है बाढ़ की समस्या से झेलना पड़ सकता है। इसे उन स्थान पर ज़्यादा खतरा होता है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी सभ्यता जो भी सभ्यता आई है सबके सबका एक विचार होता है कि सभी सभ्यता जो है किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसी हुई है। और जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए ग्लेशियर पिघलेगा तो इन नदियों में जो है बाढ़ आने की संभावना दिन पर दिन जो है बढ़ता चला जाएगा, जिससे मानव जनजाति के जो है नष्ट होने का संभावना बनता रहेगा। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। देखिए हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, चलिए पौधा जो है इसको ऑक्सीजन में बदल के हमें दे देता है। लेकिन जो हम इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रहे हैं, जो हम गाड़ियों वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और जिस प्रकार हम पेड़ पौधे ख़त्म करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण जो है हमें कई तरह के मुसीबत भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए, क्योंकि वो भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पौधा भी कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि पृथ्वी में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, और पेड़ पौधे इतने कम होते चले जा रहे हैं कि शायद अब हर क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें देखने को मिले। अगर हम आगे बात करें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, साझी का मतलब यही होता है कि विश्व को समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरे विश्व की है। अगर कहीं भी इसकी लेयर में हॉल हुई है, अंटार्कटिका में हो चुकी है ऐसे तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और आप ये नहीं कि आप जाके मशीन को ले जाके वहाँ पर रिपेयर कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेचर के चीज़ों को हमें प्रिपेयर नहीं कर सकते इतनी आसानी से, और हो भी नहीं सकता। वैश्विक साझी संपदा की साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, ना तो विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, न विकासशील देशों की, दोनों को बराबर ये बात को समझना चाहिए कि दोनों के दोनों इसी जलवायु में, इसी ही पर्यावरण में जीते हैं, इसलिए दोनों की साझेदारी होना जरूरी होता है। कहते हैं विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए, ये बात गलत है। दोनों को साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनती है। ये नहीं कि हम विकसित देशों पर इसकी ठिकरा डाल दें और विकासशील देश जो हैं वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई बंदा गलती कर सकता है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, क्योंकि सभी देशों में कारखाने तो चलते हैं। विकसित हो गए क्योंकि उनके पास संसाधन थे, ये अविकसित हैं क्योंकि इन्होंने संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों जो है साझा की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, दोनों की जिम्मेदारी सामान्य होना चाहिए। उसके पश्चात देखें क्योटो प्रोटोकॉल। आखिर क्योटो प्रोटोकॉल थी क्या? देखा जाए तो पर्यावरण समस्या को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान को क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। यानी देखा जाए तो ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसलिए जापान के क्योटो शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक सम्मेलन हुआ जिसका अंजाम 1997 में दी गई, और इसमें एक सहमति बनी। कहते हैं 1992 में इस समझौता के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे, और सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति बताते हुए हस्ताक्षर भी किए गए, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी एक तरह का 1992 में जो समझौता किया गया था कुछ सिद्धांतों पर और उसके रूपरेखा बनाने पर, तो उसी को हम जो है क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं। देखा जाए तो भारत ने 2002 में
क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन भी किया। यानी भारत ने 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन करके जो है अपनी जिम्मेदारी को यहाँ निभाया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। देखा जाए तो जो छूट दी जाती है दोस्तों, वो गलत होती है। इन्हीं कारणों से जो है वो देश जो है ये प्रोटोकॉल को जो है नहीं मानते हैं और इनके द्वारा न जाने कितनी तरह की गलतियां हो जाती है। बेशक भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि उनमें औद्योगिकरण की दौर में ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। लेकिन बात है कि छोटी छोटी योगदान भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। औद्योगिकरण के दौरान को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। तो जनरल सी बात है, जितने औद्योगिकरण हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, आज भारत में औद्योगिकरण की एक नई सीमा तक पहुँचते जा रहा है। तो इसके कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जिम्मेवार यही कारण हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो वन प्रांतर, देखिए वन प्रांतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते गांव और देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर देवी देवताओं का वास होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जाता है। और यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इस प्रथा के कारण पेड़ पौधों का बचाव हुआ है। जैसे भारत में देखा जाए तो पीपल पेड़ के पेड़ पौधों को जो है काटा नहीं जाता है, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण आज पीपल के पेड़ क्या, सभी पेड़ों को जो इस तरह से काटे जा रहे हैं जिनका उनका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन पीपल का पेड़ देखा जाए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हर समय ऑक्सीजन हमें प्रदान करता रहता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कहते पीपल को पेड़ को जो है गलत अवधारणाएं देकर उसको कटवा देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में ऐसी परंपरा तो रही है कि पौधों में देवी देवताओं के वास माना जाता है, जिनके कारण जो है उनको काटी नहीं जाती है। और ये परंपरा सभी लोगों को मानना भी चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम पेड़ पौधे को तो काटा नहीं जाएगा ना, पेड़ पौधे सुरक्षित तो रह जाएंगे। अगर पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो कहते हैं हर मानस और हर जीव जंतु भी सुरक्षित रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कहते हैं हर एक देश को समझना चाहिए और हमें ये तिकरार नहीं डालना चाहिए कि ये विकसित देश का कार्य है या विकासशील देश का कार्य है। हमें दोनों को मिलजुल के इस पर कार्य करने की ज़रूरत है और औद्योगिकरण जितना हो सके कम करने की ज़रूरत है और शहरीकरण पर भी रोक लगाया जाए। और जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे काटे जाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का जागीर नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि एक भी देश अगर ऐसी गलती करती है तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है।